संतानवे नंबर क्वेश्चन ऑलरेडी इस तरह का हम लोग कर चुके हैं, और एक जो विद्यार्थी आपके डाउट लेकर आए थे वो भी यही कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन का। इस तरह क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी एक दो को कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आपको एक बार बता दे रहे हैं। 2400 रुपया को पुरुष और महिला में बांटना है। अगर कुल इनकी संख्या जो है 95 है, पुरुष और महिला मिला करके, सभी पुरुष और महिला द्वारा प्राप्त राशि, टोटल पुरुष और जितने भी टोटल महिला हैं उनके बीच का जो अनुपात है राशि का वो 6:5 है। अब प्रत्येक का जो हिस्सा मिल रहा है वो 4:3 है। तो हम आप लोग को एक बात बताए थे कि अगर टोटल मान लीजिए कि आपके पास 500 रुपया है, जितने भी टोटल पुरुष हैं, कितने पुरुष हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जितने भी हैं उनके पास सब मिला करके 500 रुपया है। इसको सटा दीजिए। और जितने भी महिला हैं उनके पास टोटल 600 रुपया है, ऐसा हम लोग देख रहे हैं। टोटल पुरुष कितना है नहीं पता, लेकिन 500 रुपया जोड़ जाड़ के हो रहा है उनके पास। और हर एक पुरुष के पास मान लीजिए कि 100 रुपया है, तो टोटल पुरुष कितने होंगे? टोटल पुरुष का हिस्सा 500 रुपया हो रहा है। अब प्रत्येक पुरुष को 50 रुपया मिल रहा है, तो टोटल पुरुष कितने होंगे? यही आपको पता करना था कि अगर टोटल पुरुष जितने भी हैं उनके पास सब हमने जोड़ जाड़ कर देखा तो 500 रुपया हो रहा था, और हर एक पुरुष का हिस्सा जो हो रहा था वो 50 रुपया हो रहा था। इसका मतलब कुल जो पुरुष होंगे वो कितने होंगे? 10। वैसे ही महिला का भी बात कर सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा हुआ है। कुल जो है पुरुष और महिला को जो राशि दिया गया है, सभी पुरुष और महिला का जो राशि है वो 6:5 के अनुपात में है। ये टोटल पुरुष और महिला का दिया हुआ है, यानी कुल पुरुष को 6 रुपया मिला होगा तो कुल महिला को 5 रुपया मिला होगा, और उनका व्यक्तिगत मतलब प्रत्येक का जो हिस्सा है वो 4 रुपया और 3 रुपया है। ठीक है, तो इस तरह से हमको उनका संख्या पता चल जाएगा कि कितने हैं। नहीं चलेगा संख्या, नंबर ऐसे ही ना पता चलेगा। अभी जो किए हम लोग कुल धन को प्रत्येक धन से भाग लगा दिए, तो 6 18 पंचों का वैसे काट लीजिए एक बार। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी कि 9:10। यानी कि शुरू में कौन था? पुरुष और महिला। प्रश्न के हिसाब से इनकी कुल संख्या 95 दिया हुआ है। कुल संख्या पुरुष और महिला 95। हम लोग रेशियो में देख रहे हैं टोटल कितना हो रहा है, तो टोटल का बैलेंस टोटल से पूछ रहा है कि महिला की संख्या क्या होगी, तो कैसे गुना? 19 × 5 = 95, 5 × 10 = 50। देखिए 98 नंबर क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा ही क्वेश्चन है। कह रहा है 3 गो दोस्त जो है जिसका नाम है ABC, वो लोग तय किए कि जो भी बिल होगा उसको हम लोग 4:5:6 के अनुपात में पे करेंगे। परंतु अच्छा सीखो समझो, जो भी हम लोग खाना वाना खाएंगे होटल में जा करके, तो पहले से तय हुआ था कि ये 4 5 6 में देंगे। इसका मतलब सब लोग को बराबर बराबर नहीं देना है। जिसके पास जैसा होगा उतना ही बोला, भैया मेरे पास इतना ही रुपया है, 40 रुपया तो हम 40 देंगे। इसके पास 50 था तो 50 दे, उसके पास 60 था तो 60 देगा। लेकिन कुल मिला करके जितना बिल होना चाहिए उतना तो देना पड़ेगा ना, बोलो। तो बिल जो है 4:5:6 के अनुपात में दिया है, जिसमें से ए जो है 116 रुपया दिया है, बी दिया है 175 रुपया और सी दिया है 100। बराबर बराबर तो नहीं दिए। अच्छा बराबर बराबर नहीं भी दिए तो इतना जो दिए होंगे ए बी सी अलग अलग करके, तो इस तरह से टोटल जो होटल मालिक को बिल देना चाहिए था, पैसा देना चाहिए था, वो तो जमा हो गया होगा ना। तीनों मिला करके जो पैसा पेमेंट किए, कोई कम किया कोई ज़्यादा किया, कुल पेमेंट हो गया ना। तो देखो कुल पेमेंट कितना हुआ वो देख लेते हैं। तो 9 6 15 5 5 2 7 7 14 14 और 1 15, 2 और 1 3 और 1 4। इसका मतलब ये बताओ कि 450 रुपया क्या दिया हुआ है? 420 रुपया कुल बिल की राशि है। सही बोल रहे हैं। टोटल बिल हुआ था 450 रुपया
जिसमें से पहला मित्र दिया है 116 रुपया, दूसरा दिया 175 और तीसरा दिया 159, यानी कि टोटल बिल 450। ध्यान दो, बाद में दिया तब वो 450। अब पहले अगर 4:5:6 में देता तब वो 450 रुपया उसको देना था जोड़ जाड़ के तीनों को, हाँ या ना। तो जब 450 रुपया देना था, तो अगर इस रेशियो में जब इनको बांट कर देना होगा तो इसका मतलब 6, 5, 11, 4 टोटल का बैलेंस टोटल से। सुनो, ये अलग अलग दिया है कुछ कम ज़्यादा करके, तब वो 450 रुपया दिया है। पहले अगर 4, 5, 6 के रेशियो में देता तब वो 450 रुपया, क्योंकि बिल कम ज़्यादा नहीं ना होता, बिल तो उतना ही होता। तो 450 रुपया देना था, और ये जो 450 रुपया देना था वो लोग को किस रेशियो में देना था? 4:5:6। तो रुको, ए को कितना देना था हम चेक कर लेते हैं। ए का निकालना है तो 4 से, बी का तो 5 से, सी का तो 6 से। रुक जाओ, 15 तिया 45, 30 चौका 30 बचे और 30 छक। इसका मतलब ये समझ में आया कि ए को देना चाहिए था 120 रुपया, बी को देना था 150 रुपया और सी को देना था 180 रुपया, टोटल 450 रुपया। बट ए कितना दिया है? ए कितना दिया है? 116 दिया है, बी दिया है 175 और सी दिया है। एक और मतलब ही हुआ कि ए को तो देना था 120 रुपया, लेकिन देते घड़ी दिया है सिर्फ 116 रुपया, यानी कि 4 रुपया कम दिया है। बी को देना था शुरू में जो कंडीशन इन लोग के साथ तय था 150 रुपया, दिया है 175 रुपया, एक मतलब 25 रुपया। और सी को देना था 180 रुपया, दिया है 59 रुपया, एक मतलब 21 रुपया ही कम दिया है। अब रुक जाइए, इसका मतलब इसमें हमको पता चल रहा है कि एक्स्ट्रा देना पड़ गया है बी को। नहीं, देखो जरूरी नहीं कि जो पूछे हैं वही पूछेगा, कुछ पूछ सकता है इसके बाद। तब बी को जो है 25 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ा है, तो 25 रुपया कहाँ से लेगा? ए और बी से बाद में खोजेगा कि नहीं खोजेगा? कि देख तुम्हारे पास नहीं था 4 रुपया, तो तोर बदले 4 रुपया हम दिए। तुम्हारे पास 21 रुपया कम पड़ा था, तो 21 रुपया तुमको हम दिए, यानी कि तुम लोग दोनों मिला के हमको कितना देगा? 25 रुपया दे दो, तुम दोनों फ्री हो जाओ। तो पूछ रहा है ए और सी मिलकर बी को कितना रुपया अदा करेंगे? तो ए और सी मिलकर के बी को कै रुपया देंगे बताओ? ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी बता चुके हैं और शायद इसी को रिपीट करने के लिए सेम क्वेश्चन यहाँ पे फिर से डाल दिए हैं, लेकिन फिर से एक बार बता देते हैं। एक ऑफिस में असिस्टेंट और ऑफिसर हैं। अगर 14 असिस्टेंट चले जाएं, इससे पहले वाला ये बात, इससे पहले वाला क्वेश्चन में था कि 15 गो लड़कियां चली जाएं, तो 14 गो असिस्टेंट चला जाएगा। असिस्टेंट 14 गो को हटा दीजिए, बाकी जो अफसर था उतना ही है। तो प्रत्येक असिस्टेंट के लिए 2 अफसर रहते हैं। प्रत्येक असिस्टेंट के लिए कितने अफसर? 2। लेकिन ये जो टोटल 2 और 1 3 गो दिख रहा है असिस्टेंट और अफसर, इसमें 14 असिस्टेंट कम हो रहा है कि नहीं? इसमें 14 को और जोड़ देंगे तो पहले वाला जितना असिस्टेंट था वो मिल जाएगा कुल प्रारंभ में। कह रहा है कि बाद में, मैंने कुल मिलाकर के अभी हम ऐसा समझेंगे कि असिस्टेंट और ऑफिसर का अनुपात 1:2 है। हालांकि असिस्टेंट अगर शुरुआत में पूछा जाएगा तो 14 को और ऐड करना पड़ेगा तब मिलेगा। अब हम इस कंडीशन के हिसाब से आगे पढ़ेंगे तो पता चल रहा है कि बाद में 45 अफसर चले जाएं, तो अब 45 गो अफसर अगर यहाँ के बाद अगर चला जाएगा, है तो 1:2 में ही लोग, अब 45 गो अफसर चला जाएगा तो अब प्रत्येक अफसर के लिए 5 असिस्टेंट रहेगा। प्रत्येक ऑफिसर के लिए कै असिस्टेंट? 5। तो एक बात बताइए, पहले से हैं असिस्टेंट और ऑफिसर 1:2 में, और यहाँ से ऑफिसर 45 को चला गया तो ऑफिसर 45 को कम हो जाएगा, और असिस्टेंट, तो असिस्टेंट को सेम करने के लिए यहाँ 5 से अगर गुना कर देंगे तो असिस्टेंट सेम हो जाएगा, और जब इसको 5 से गुना किए तो इसको भी 5 से गुना करना होगा। प्रश्न के हिसाब से 45 गो अफसर चला गया है, तो जितना अफसर गया होगा उतना ऑफिसर कम भी हो गया होगा। तो ऑफिसर था कितना? 10, और हो गया 1, कितना कम हो रहा है? तो अंतर का तुलना अंतर से जो पूछेगा उसका गुना। तो बताइए कि शुरुआत में कितने असिस्टेंट थे? शुरुआत में असिस्टेंट निकालना है तो कैसे गुना? 9 × 5 = 45, 5 × 5 ये गलत नहीं हो गया?
ये सही आंसर है। इस शुरुआत में 25 गो असिस्टेंट होगा। 25 गो असिस्टेंट हो रहा है कब? जब 14 गो चला गया है तब। एक और मतलब एकदम शुरू में दादा के पीढ़ी में देखिए कितना होगा। सेम यही क्वेश्चन फिर से आ गया। समझ में आ रहा है? हम पहले ही बोले हैं कि जो 115 क्वेश्चन आपको मिसलेनियस में दिया गया है सारे कॉन्सेप्ट का निचोड़ है। अच्छे से इसको बना लो सारा टाइप रिवीजन। चलो स्नेहा नेहा पूजा, कह रहा है स्नेहा नेहा और पूजा के पास क्रमशः 60 पी और क्यू अंगूर है। यदि नेहा स्नेहा को 15 अंगूर देगी तो उसके और पूजा के पास 7:10 के अनुपात में हो गए। तीनों के पास 30 और अंगूर होते तो उनमें से प्रत्येक के पास औसत रूप से 120 अंगूर होते। यहाँ ध्यान दो, कह रहा है यदि तीनों के पास 30 और अंगूर होते, पहले से अंगूर है कितना? 60 पी और क्यू। भाई स्नेहा नेहा और पूजा के पास इतना अंगूर है और कह रहा है कि यदि तीनों के पास 30 गो और अंगूर होता तो प्रत्येक के पास औसत 120 अंगूर पड़ता। प्रत्येक का मतलब कै गो? 3 गो। और तीनों को औसतन कितना पड़ रहा है? 120-20। इसका मतलब टोटल हो जाता अंगूर 12 या 36, 360। अगर औसत 120 पड़ेगा तो योगफल कितना होना चाहिए? यानी कि अगर प्रत्येक के पास औसत रूप से 120 अंगूर हो रहा है तो सभी के पास 360 अंगूर होना चाहिए तब टोटल। ऐसा 360 अंगूर कब होगा? जब 30 गो अंगूर और होगा तब। एक मतलब पहले कितना होगा? 330। यानी कि 60 + p + q बराबर 330 नहीं होना चाहिए? बोलो, नहीं समझ में आया? लिखा है स्नेहा नेहा और पूजा 60 पी और क्यू अंगूर है इनके पास। एकरा भी 60 गो है, इसके पास पी है, इसके पास क्यू है। आगे लिख रहा है यदि तीनों के पास 30 और अंगूर होते। देखो कह क्या रहा है वो लिख देते हैं। मैंने 60 गो इसके पास है, या पी गो इसके पास है, क्यू गो इसके पास है, टोटल इतना है ना। कह रहा है कि यदि तीनों के पास 30 और अंगूर होते तो 30 और बढ़ जाएगा ना। तो उनमें से प्रत्येक के पास औसत, औसत का मतलब होता है योग बट्टा संख्या। कै गो लोग हैं? 3, तो 3 से भाग लगा देंगे तो ये औसत जो होगा वो कितना होगा? 100। तो वही तो हम बोल रहे थे कि जोड़ जाड़ के कितना होना चाहिए? 300 होगा ना। और जब अभी 360 होगा तो पहले 330 होना चाहिए था, क्योंकि 360 कब हो रहा है? जब 30 अंगूर मिल जा रहा है तो। एक मतलब पहले कितना होगा? 330। और 330 का मतलब तीनों का हिस्सा 330 होना चाहिए। यानी कि 60 + p + q अंगूर जोड़ करके कितना होना चाहिए? 60 + p + q + अंगूर जोड़ेंगे तो कितना होगा? 330। अरे 30 उधर जाएगा तो 330 होगा ना। जैसे समझना है समझो। तो यानी कि p + q का मान कितना होगा? जल्दी बता दो। 270। 330 में से 60 घटा दो, ये 60 उधर जाएगा तो माइनस होगा ना। यानी p + q का मान कितना है? चलो आगे लिख रहा है यदि नेहा स्नेहा को 15 अंगूर देगी तो नेहा स्नेहा को 15 अंगूर देगी तो स्नेहा के पास 15 गो बढ़ेगा और नेहा के पास 15 गो। कह रहा है कि यदि नेहा स्नेहा को 15 अंगूर दे देती है तो उसके का मतलब कौन? नेहा। और पूजा के पास अंगूर 7:10 के अनुपात में है। नेहा और पूजा, नेहा और पूजा, नेहा और पूजा का अनुपात बोल रहा है। यानी कि p - 15 और q का अनुपात जो होगा वो 7:। ये हमने यहाँ पर क्वेश्चन बोला इतना, p q क्वेश्चन है लिखा, हम नहीं लिखे हैं कि 15 गो अंगूर नेहा अगर स्नेहा को देगी तो नेहा और पूजा के बीच का जो अब अनुपात होगा वो 7:10 होगा। तो इसका मतलब ये है, इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। यह है आपका 7q आई 10p और -150 अब बराबर है 7q, है ना। यानी कि 10p और -7q बराबर कितना? 150।
P प्लस क्यू पता है और P माइनस 10P माइनस 7Q पता है। दो इक्वेशन हो गया, दो अननोन हो गया, हल हो जाएगा ना। क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं अपोजिट चिन्ह वाले को बराबर करके। तो इसको जोड़ेंगे तो इसको 7 से गुना करेंगे तो ये तो कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 7P या 10P, कितना P नहीं बोलते हैं भाई। आई इसको गुना करेंगे 7 से, यानी 1890। 1890 यहाँ कितना है 150, यानी कि 1900 2040 हो रहा है नहीं। चलिए तो ये अब कट भी रहा होगा, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, यानी P का मान कितना आ गया 120। P का मान कितना आ गया, और पूछ रहा है P अनुपात Q बताइए। तो P का मान है आपका 120। रुक जाओ, ऐसे Q का मान रख भी, P का मान रख दीजिए तो Q भी निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। लेकिन यहाँ थोड़ा और भी यूज कर लेते हैं आपका दिमाग का कसरत। टोटल यहाँ कितना होना चाहिए जोड़ करके, शुरुआत में 330, 360 होगा, 360 होगा तब जब 30 और उसमें जोड़ेंगे तब। एक मतलब शुरू में 330 होना चाहिए था, जिसमें से 330 में से स्नेहा के पास 60 गो है, पूजा के पास 120 गो है। तो 160 सॉरी 60 है 120, कितना हो गया 100, होना चाहिए 300। तो इसका मतलब पूजा के पास कितना होना चाहिए, कितना होगा पूजा के पास 30 चौके 20 से 30 बचे, और यही आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन आपको बोले थे ट्राई करने के लिए, किए कि नहीं किए, नहीं किए। तो क्वेश्चन पढ़ाए थे ना, 3 रोटी 3 मित्र आपस में बराबर बराबर बांट करके खा लेते हैं, तीसरा मित्र उसके लिए बदले में 70 पैसे चुका देता है। सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ पे बैठ के दारू पी रहा है लोग, सोडा पानी मतलब समझ रहे हैं ना, वही पार्टी चल रहा है आपस में। इसको एक बार आप लोग ट्राई कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन भी बताए हैं, ये भी हुआ है क्वेश्चन। अच्छा ये तो नहीं, ये दूसरा हो गया। इसका आंसर कितना होगा, पूछ रहा है A की कमाई कितनी है, और सब निश्चित राशि में दिया है, रुपया रुपया रुपया, कैसे पता चलेगा आप बताइए। बोले थे कि प्रश्न में हमेशा 2 तरह का प्रश्न किया जाता है, या तो निश्चित राशि के रूप में या तो अनुपातिक राशि के रूप में। यहाँ निश्चित राशि के रूप में पूछा गया, तो निश्चित राशि के रूप में पूछा जाए तो निश्चित राशि के रूप में दिया भी होना चाहिए। कहीं निश्चित राशि दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो हम अब सीधे बोले कि मेरे पास 5 गो गाय, 10 गो बकरा और 5 गो भैंस, तो बताओ टोटल कै गो ऊँट। तो हम भी बोलेंगे तो हमको भी नहीं पता है कै गो ऊँट, ऊँट के बारे में कहीं जिक्र है नहीं। अब इसको देखिए कि नहीं ट्राई किए होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन बताए हुए हैं, नहीं बताए हैं। प्रत्येक के हिस्से में से पहले के हिस्से में से 10 कम कर दिए, दूसरका में 15 कम कर दिया, तीसरका में 20 कम कर दिए, तो उसके बाद इनके धन का अनुपात इतना हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन हम पढ़ाए होंगे आप लोग को। टोटल शुरू में 2505 सिक्का है, लेकिन होता क्या है कि इनके हिस्से में से ये 30 सिक्का बेच दिया, ये 30 सिक्का दान कर दिया, ये 25 सिक्का गंवा दिया, तो अब बचे हुए का रेशियो दिया इतना। इस तरह क्वेश्चन हम बताए थे ना। तो इसका मतलब ये जो रेशियो होगा 2505 के बराबर नहीं होगा। उसमें से क्या करना पड़ेगा, 30 30 60 आप 25 85 को घटा देंगे तो जो बचा हुआ सिक्के सोने का सिक्का होगा वो इस रेशियो के बराबर होगा। ये बताया हुआ क्वेश्चन है, इसमें टाइम देने से कुछ फ़ायदा नहीं है। इसको भी आप लोग ट्राई करते तो बना सकते थे। ऐसा 2 क्वेश्चन हम बताए हैं। देखो
एक विद्यार्थी परीक्षा के 6 प्रश्न पत्रों में बैठता है, प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम अंक एक समान है। चलो ठीक है, इन प्रश्न पत्रों में उसके प्राप्तांक मान लो कि पहला दूसरा कै गो है, तीसरा 1 3 3 6 गो है, चौथा पांचवा और छठा, 6 पेपर का आपका एग्ज़ाम है, 6 विषय का, और सबके अधिकतम अंक समान। हम लोग का होता भी वैसे ही ना, सब 100 नंबर का होता है जनरली। कह रहा कुल मिलाकर उसने 60% अंक प्राप्त किए। उसने कितने प्रश्न पत्र में अधिकतम अंकों के 60% से कम अंक प्राप्त किया? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। देखो मान लेते हैं कि हर एक प्रश्न पत्र का अधिकतम अंक 100 नंबर का था। कितने का? मतलब हर एक पेपर, हिंदी भी 100 नंबर का, मैथ भी 100 नंबर का, साइंस भी 100 नंबर का। इस तरह से टोटल 6 पेपर, तो टोटल कै नंबर का एग्ज़ाम हो रहा होगा? 600 का एग्ज़ाम हो रहा होगा। अब कुछ लोग बोल रहे हैं 600, तो वैसे बोलने से थोड़े ज़्यादा अच्छा होगा। टोटल 600 नंबर का एग्ज़ाम था, उसमें से ध्यान दो कुल मिलाकर उसने कै % अंक प्राप्त किया? तो आपको कितना अंक मिला होगा बताओ? अरे 600 का परीक्षा था आपका, 60% प्राप्त किए तो कितना मिला? 300, यो अभी ढेर का नहीं पता है, 360 मिला है। यहाँ देखो कह रहे हैं इन प्रश्न पत्रों में उसके प्राप्तांक, मतलब जो आपको मिला हुआ है प्राप्त अंक है, वो 5, 6, 7, 8, 9, 10 के अनुपात में है। 5:6:7:8:9:10। ये कौन चीज़ का रेशियो है? प्राप्त अंक का, मतलब आपको किस विषय में कितने अंक प्राप्त हुए उसका रेशियो दिया हुआ है। और हमको दिख रहा है कि आपको टोटल अंक कितना प्राप्त हुआ है, और रेशियो में ज़रा देखिए कितना हो रहा है। तो 10 और 9 19, 19 और 8 27 और 7 34, 6 40 और 5, तो टोटल का बैलेंस, रुक जाओ, मान लो कि हमको पहला विषय का निकालना होगा, तो 5 से, दूसरका का तो 6 से, तीसरका का तो 7 से, 8 से, 9 से और 10 से। 8 चौका 32, 8 बार में कट जाएगा नहीं? 8 बार में कट रहा है ना? तो पहला विषय का अंक हो जाएगा 8 पचे 8 छक 8 सते 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 10 80, जोड़ेंगे तो 360 हो ही जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो बताइए कि आप कितने प्रश्न पत्र में, कितने विषय में आपका जो है अधिकतम अंकों के 60% से भी कम अंक आया। अधिकतम अंक कितने का है? 100 का 60% कितना होगा? अधिकतम अंक कितने का है? 100, और उसका 60% कितना होगा? 60। माने अधिकतम अंक के 60% से भी कम, यानी कि 60 से कम। ऐसा ऐसा कै गो पेपर है? 1 2 3, ये तो 64 60 से अधिक हो गया, यानी कै गो पेपर? 3 गो। बिहार वाला, चलो 107 नंबर का बोलो तो आंसर क्या होना चाहिए? दिमाग ही नहीं लगा ये लोग तो क्या बोलेगा? दिमाग लगा के आता ही लोग था ना कुछ बोलता, और यहाँ पढ़ेगा समझेगा था ना कुछ बोलेगा ये लोग। अच्छा क्वेश्चन है। अरे छोड़ो ना, आईएएस तो लिखें कि आप खुश हो जाइए। अच्छा आईएएस का भी क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग। क्या होना चाहिए बताओ? देखो छोटू सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। 3 मित्र हैं आप लोग, ABC नाम है आप लोग का, और आपको कुछ धन का हम बंटवारा कर दिए P अनुपात Q अनुपात R में। मतलब आपको P रुपया तो अगला Q उसको R रुपया, ऐसे। अब दिया गया है कि कुछ धनराशि, कितना धनराशि नहीं पता, लेकिन इस रेशियो में बांट दिए। रेशियो आपको दे दिए हम। कह रहे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यदि P जो है Q प्लस R से अधिक हो, ध्यान दो, P जो होगा Q प्लस R से बड़ा होगा, तो A को अधिकतम मिलना चाहिए। A का निकालना है तो इतना से गुणा। देखो टोटल जो भी होगा, टोटल मान लो कि 100 रुपया है, ये T रुपया है, तो टोटल का बैलेंस यानी P प्लस Q प्लस A का निकालना होगा तो P से गुना, B का निकालना होगा तो Q से, R का निकालना होगा तो
सी का निकालना होगा तो आर से, लेकिन कह रहा है कि पी जो है क्यू प्लस आर से भी बड़ा है। तब पी जब क्यू प्लस आर से बड़ा होगा, पी क्यू प्लस आर से बड़ा होगा, तब पी का वैल्यू हमेशा क्यू प्लस आर से अधिक होगा, नहीं होगा? इतना तो काम हर एक के लिए करवे करेंगे। आज जिसका निकालना उसका गुना, तो क्यू प्लस आर से बड़ा हो रहा है पी, तो जब हल करेंगे तो क्यू और आर हमेशा जोड़ जाड़ के पी से कम आएगा, नहीं आएगा? तो इसका मतलब ए को अधिकतम अंश मिलेगा, ऐसा बोल रहा है। दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि यदि आर पी प्लस क्यू से कम हो तो सी को न्यूनतम अंश मिलेगा। बताओ इस पर क्या विचार है आपका? सी को मिलेगा ना? यही गड़बड़ है, देखो जादुई है, कुछ तो बात है तभी तो, नहीं तो सिंपल होता तो हम भी नहीं डालते इसको। हम भी पहले बनाते हैं, देखते हैं कि हाँ कुछ जादू है कि नहीं है, अगर लगता है कि नहीं ठीक ठाक है तो लगता है कि ऐड करना चाहिए। देखो यहाँ पे ध्यान दो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमको भी दिक्कत होता है तो आपको भी दिक्कत होता होगा। हम एक काम करते हैं, इसको हम मान लेते हैं 5:2:1। सीखो भाई लोग, ऐसा इसलिए कि P जो होना चाहिए Q प्लस आर से बड़ा होना चाहिए। तो ये Q प्लस आर अगर 3 हो रहा है तो इसको हम 4 ले सकते हैं, हमने 5 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि P जो होना चाहिए Q प्लस आर से अधिक होना चाहिए पहला कंडीशन के हिसाब से। तो हमने मान लिया कि भाई P 5 होगा तो Q और R को 2 और 1 मान लिए, तो 2 और 1 3 इससे अधिक होगा, तो डेफिनेटली P का अंश होगा तो हमेशा ज़्यादा होगा, कुछ भी ले लो, क्योंकि P प्लस Q जब भी होना चाहिए, P जब भी होना चाहिए Q प्लस आर से बड़ा होना चाहिए। तो Q प्लस आर से बड़ा होने के लिए 2 और 1 3, तो कम से कम इसको चाहिए 4। ठीक, अब रुक जाइए। तब P का हिस्सा जब निकालेंगे पहला कंडीशन से कि यदि P Q प्लस आर से अधिक हो, P Q प्लस आर से अधिक हो, तो गारंटी है कि ए को हमेशा अधिकतम, अधिकतम का मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम तो फिर ए का ही होगा, बी का तो कभी हो ही नहीं सकता मैक्सिमम, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने के बाद भी ए बड़ा हो रहा है। तो ये तो कंफर्म है कि P जो होगा Q प्लस आर से अधिकतम होगा तो ए को अधिकतम मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। दूसरा पे विचार कीजिए, यही आपका गलत दिया है डेटा। दूसरा कह रहा है कि यदि R P प्लस Q से कम हो, R जो होगा P प्लस Q से कम होगा, ठीक लिखे है ना? शायद हम गलत बोल रहे हैं क्या, कोई बात नहीं, जो भी हो। यदि R जो है P प्लस Q से कम हो, तो P प्लस कम होने का मतलब 4 2 6, ये कम हो ही रहा है, तो C को न्यूनतम अंश मिलेगा। क्या लग रहा है आपको? ठीक है? अरे बुआ, अरे रुकिए रुकिए, अब बोलिए क्या कहिएगा आप? क्या गलत तो नहीं किए हैं ना? हम गलत तो नहीं किए हैं ना? अभी भी वही काम किए हैं, बस एकरा बदल दे, क्योंकि वो बोला नहीं था कि P Q इज़ ग्रेटर देन R या लेस देन R, ऐसा कोई कंडीशन नहीं ना दिया है। तो एकर मतलब जब ये 2:1 हो सकता है तो क्या पता 1:2 हो जाए। तो आप बोलो कैसे कहोगे कि C ही न्यूनतम होगा? ये जरूरी ना है, C न्यूनतम हो ये जरूरी नहीं है, या तो B न्यूनतम होगा या तो C न्यूनतम होगा। C न्यूनतम हो मिनिमम हो ये नहीं कर सकता। अरे समझ में आया बात कि नहीं समझ में आया? देखो 2:1 जब हम माने तो Q को हमने बड़ा रख दिया था, Q छोटा भी हो सकता है, 1:2 भी हो सकता है, बट कंडीशन अभी भी सेटिस्फाई वही करेगा, एक जो होगा B प्लस C से बड़ा होगा, Q प्लस R से बड़ा है। लेकिन जब R का बात होगा तो R बड़ा भी हो सकता है Q से, R छोटा भी हो सकता है Q से। तो हम R के बारे में कंफर्म नहीं बोल सकते कि R ही मिनिमम होगा। ये ज़रूर है कि या तो मिनिमम B होगा या तो C, लेकिन उसके बारे में नहीं बोल सकते, अर्थात ये ऑप्शन गलत है। क्या क्या? हाँ ठीक तो है, क्या दिक्कत है? यदि R P प्लस Q से कम हो तो R जो होगा P प्लस Q से कम है कि नहीं है? रुकिए रुकिए रुकिए, इनका कंडीशन है बदल देते हैं हम, हटाइए। R जो होना चाहिए
आर जो होना चाहिए पी प्लस क्यू से कम होना चाहिए। आर को कितना रख दें? चलिए अब पी प्लस क्यू से कम होना चाहिए तो क्यू को कितना दें? दे देते हैं। पी को 3, हाँ कंडीशन क्या था? कंडीशन बोलिए ना, कंडीशन क्या था? आर जो है पी प्लस क्यू से छोटा है। आर जो है पी प्लस क्यू से, आप सही कि हम सही? दोनों सही है ना? समझ में आया बात कि नहीं आया? इसलिए हम कंफर्म नहीं बोल सकते हैं कि सी न्यूनतम होगा। नहीं, अभी भी उनको डाउट है ये कैसे हो रहा है। चलो एक और दो क्वेश्चन, 2 गो क्वेश्चन, अरे 3 गो दिख रहा है हमको बनाने लायक। प्रत्येक सेवक वैष्णो माता मंदिर में अनाथ बच्चों को फल देता है। प्रत्येक सेवक, जितना भी सेवक निकलता है, आप लोग भी देखते होंगे ना, मंदिर मस्जिद के पास बैठे हुए रहते हैं लोग, जो भी निकलते हैं पूजा अर्चना कर करके तो अपना देते होते रहते हैं लोग, जनरली ऐसा होता है। इस प्रकार अनाथ होना चाहिए तब। इस प्रकार अनाथ को प्राप्त होने वाले फलों में केला, संतरा और अंगूर का अनुपात, वाह बढ़िया बढ़िया फल मिले इसको, केला, संतरा और अंगूर का अनुपात जो है 3:2:7 है। क्या लिखा हुआ है? इस प्रकार अनाथ को प्राप्त होने वाले फलों, केला इतना का अनुपात इतना है, संख्या दर्जन में। इट मीन्स कि ये संख्या का रेशियो दिया है। क्या चीज़ का रेशियो दिया है? मतलब केला जब 3 गो मिला होगा तो उस दिन संतरा 2 गो, अंगूर 7 गो। चलो कर रहा है, परंतु एक अंगूर का वजन 24 ग्राम है। एक अंगूर का वजन कै ग्राम? बहुत बढ़िया बात है। और एक केला और एक संतरे का वजन का अनुपात 4:5 है। एक केला और एक संतरे का वजन का अनुपात 4:5, जबकि एक संतरे का वजन 150 ग्राम। एक संतरे का वजन 150 ग्राम और एक संतरा और एक केले का अनुपात 5:4, या एक केला और एक संतरा का अनुपात 4:5। वजन का, एक केला और एक संतरे का वजन का अनुपात में कितना है? 4:5। और कह रहा है कि एक संतरे का वजन जो है वो 150 ग्राम है, एक संतरा का वजन 150 ग्राम, और रेशियो में कितना दिख रहा है? तय कर, मतलब एक केला का वजन कितना होगा? 120 ग्राम। अरे 150 का तुलना 5 से, केले का वजन निकालना है तो 4 से गुना। इसका मतलब ये 120 ग्राम का होगा और ये होगा 150 ग्राम का। मतलब एगो संतरा का वजन 150 ग्राम, एगो केले का वजन 120 ग्राम और एक अंगूर का वजन, तो कह रहा है जबकि एक संतरे का, तो अनाथ को प्राप्त फलों का वजन के अनुसार अनुपात क्या होगा? अनाथ को प्राप्त फल का वजन का अनुपात क्या होगा? भैया एक केले का अगर वजन 25 ग्राम है तो 3 केले का वजन, तो एक केले का वजन अगर 120 ग्राम है तो एक दिन में अनाथ को मिलता कितना है? एगो अनाथ को 3 गो केला मिलता है, तो उसका वजन कितना हो जाएगा फल का? हर एक फल का वजन का अनुपात बता देना है। अनाथ को प्राप्त फल का वजन अनुपात बताइए। तो प्राप्त फल है उसको इतना और वजन सबका प्रत्येक फल का निकाल लिए, तो एक फल का वजन इतना तो इतना। उसी तरह से एक संतरा का वजन 150 ग्राम मिल रहा है उसको। अच्छा दर्जन के टेंशन ना पड़िए, दर्जन का मतलब इसको 12 से गुना करिए तो सबको 12 से गुना करिए तो कोई फ़र्क पड़ेगा? रेशियो में वही रह जाएगा, तो कैलकुलेशन आपका बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। तब 15 दूना 300 आई हो जाएगा, हो गया। 4 से कट रहा है नहीं, तो 4 9 36, 4 25 75, 4 4 16, 4 दूनी 8। 3 से अभी भी लगता है कट रहा है। 14 3 42 होता है ना।
वैसा ही रह रहा है। अब एक बात बताओ, 110 बता दें कि 112 बता दें कि 114 बता दें? 115 तो अंतिम है। अब 115 तो आपसे बन जाना चाहिए भैया, कई बार इक्वेशन बना दिए हम लोग। कुल संख्या, कुल राशि दिया हुआ है प्रत्येक का। चलो 114 बनाते हैं। देखो ये IBACIO का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2021 का। दो मित्र ए और बी कुछ फल खरीदने के लिए फल बाजार गए। पहली दुकान में बी ने कुछ आम ₹1 प्रति आम की दर से कुछ आम खरीदे। ए ने बी से 9 आम अधिक खरीदे। देखो इधर दो मित्र हैं ए और बी, कह रहा है कि लोग फल खरीदने के लिए गए। पहली दुकान में बी ने कुछ आम, कितना आम नहीं बोला है, हम x मान लेंगे। बी ने कुछ आम खरीदा जिसका रेट था ₹1 प्रति आम, और ए ने बी से 9 आम अधिक खरीदे बी ने। ठीक, चलो अगर मान लो कि बी अगर x आम खरीदा होगा तो बी ने कुछ आम ₹1, रेट लिखा हुआ है ₹1 प्रति आम की दर से। ठीक है, कुछ आम खरीदे और ए ने बी से 9 आम अधिक खरीदे। होता है ना ऐसा, हम लोग दो मित्र गए हैं, पता चला कोई 1 केजी खरीदा, कोई 1.5 केजी खरीदा, कुछ खरीदता है, रेट तो सेम ही था, एक ही दुकान से खरीदारी हुआ है। तब बी जो है x अगर आम खरीदा होगा तो ए जो है बी से 9 आम अधिक खरीदा है, नहीं कितना खरीदा होगा, बस आम का खरीदारी हो गया। अब अगला दुकान पे दोनों लोग गए तो ए ने ₹20 प्रति सेब की दर से कुछ सेब खरीदे। लो, ए ने ₹20 प्रति सेब की दर से, ₹20 प्रति सेब। अगली दुकान पर ए ने ₹20 प्रति सेब के इकाई पर कुछ सेब खरीदे। कुछ मतलब कितना मान ले, x से मानेंगे बार बार। अगली दुकान में ए ने ₹20 प्रति सेब, ए ने ₹20 प्रति सेब की दर से कई गो सेब खरीदा, y गो सेब, और बी ने क्या किया, वहाँ पे सेब ए से 18 गो अधिक खरीद लिया। दोनों लोग दोस्त अपना खरीदारी कर लिए, तो ये खरीदा होगा y प्लस 18। ये देखो इतना अभी तक क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन था, जो दिया है वो हम लिख रहे हैं अभी। बाद में यह पाया गया कि ए और बी द्वारा खरीदे गए फलों की संख्या का अनुपात क्रमशः 4:7 है। बाद में यह पाया गया कि ए और बी द्वारा खरीदे गए फलों की संख्या का जो अनुपात है वो 4:7 है, जबकि फल खरीदने के लिए उनके द्वारा खर्च की राशि समान है। तो ए और बी द्वारा खरीदे गए फलों की संख्या का अनुपात 4:7 है। तो इनका संख्या, ए का खरीदा हुआ फल कितना है, ए और बी द्वारा खरीदे गए फलों की कुल संख्या, तो ए खरीदा है x + 9, इधर खरीदा है सेब y, तो ए टोटल फल कितना खरीदा, और बी से पूछेंगे तो ये बोलेगा x + y + 18, इतना सेब ही खरीदा है, फल इतना ही खरीदा है, इतना फल ये खरीदा है, और इन दोनों के अनुपात जो है संख्या का वो कितना है, 4:7। तो आगे मीनिंग हम बता दे रहे, खर्च की गई राशि कैसे पता चलेगा। ए का अगर हम राशि निकालना चाहेंगे तो ₹1 प्रति आम की दर से खरीदा होगा, तो ए को लगा होगा
एक्स प्लस 9 इंटू ए का आप प्लस 20 रुपये की दर से सेब खरीदा है, तो 20 रुपये की दर से सेब का मतलब y इंटू बी, ये ए का खर्च किया गया राशि है, नहीं बोल रहे हैं क्या? ए रुपये प्रति आम की दर से ए कितना आम खरीदा है? एक्स प्लस 9, तो उसका टोटल खर्च आम में इतना हो गया होगा। और 20 रुपये प्रति सेब की दर से वाई को सेब खरीदा है, तो सेब में इतना खर्च हो गया होगा, यानी कि ए का आम और सेब का कुल खर्च का राशि इतना हुआ। उसी तरह से बी का अगर हम बात करेंगे तो एक्स को आम खरीदा ए रुपये की दर से, यानी कि कुल कीमत आम में उसको 100 रुपया देना पड़ा होगा। वैसा ही 20 रुपये प्रति सेब की दर से अगर सेब में बात करें तो वाई प्लस 18, बी वाई से बी वाई कट टर्म, एक्स से एक्स खत्म। आई पूछ कौन सी रहा है? 1 मिनट रुकिए तो देखिए, ये करने का जरूरत ही नहीं है आपको, छोड़ दीजिए ये लाइन को, ये फालतू टाइम पास करने वाला लाइन दिया, इसका लाइन का कोई यूज ही नहीं है। मतलब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, क्या समझ रहे ना? इसमें चक्कर में पड़िएगा तो टाइम बर्बाद होगा झूठों के। आपका तो यहीं से आंसर आ जा रहा है। खर्च की राशि को खाली समान किए तो ए टू बी हमको मिल गया, क्योंकि वाई ए बी वाई ये सब एक से कैंसिल हो गया। आपका ए अनुपात बी ये पूछिए रहा था, तो ए अनुपात बी 9 ए तो 2, 1 अनुपात 2 हो जा रहा है, 2 बी तो 2 ए, 2 अनुपात 1, ये अनुपात बी आपसे पूछ रहा था। इसको आप मत यूज करिए, कोई ज़रूरत नहीं है इसका, छोड़ दीजिए। खर्च की राशि को खाली समान कर दीजिए।